नैब की लाठी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को मुश्तरका एहतजाज की तरफ धकेल सकती है। मौलाना फजलुर रहमान भी तैयार बैठे हैं। मुमकिना एहतजाजी तहरीक हुकूमत के लिए नया इम्तहान साबित हो सकती है। सक्खर में नकल माफिया के सामने पूरी हुकूमती मशीनरी बेबस। कमिश्नर ने फौज की जेर निगरानी इम्तहानात की सिफारिश कर दी। सिंध हुकूमत और महकमा तालीम को शर्मिंदगी तो हुई होगी। और आपको आज सैर कराएंगे कराची की 150 साल कदीम तारीखी इमारत फेयर हॉल की। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान। हम अब्दुल्ला और हुमा के साथ। हमारा ट्विटर हैंडल है जियो पाकिस्तान टीवी। अच्छा है, जो मनाजर आपने आखिरी हमारी टॉप स्टोरी में देखे हैं ना, बैरूनी मनाजर देखें तो एक और ही मंजर नजर आता है, और अंदरूनी मनाजर देखें तो बिल्कुल तस्वीर मुख्तलिफ है। एक्चुअली यू आर सो राइट, बिकॉज आप जब बाहर से देखें फेयर हॉल की हम बात कर रहे हैं तो क्या ग्रैंड स्ट्रक्चर है, जो कि है, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और होती है बाहर से देखने की। अंदर जाएंगे तो क्या ही चीज़ होगी। अंदर से बिल्कुल गिर रहा है, डिप्लीट हुआ हुआ है, उसके बारे में हमने बात करेंगे। लेकिन इंशाल्लाह ज़्यादा देर तक इस तरह रहेगा नहीं, क्योंकि इसको भी अपलिफ्ट करने के लिए कराची वालों ने ही, मैं कहती हूँ कि एक बीड़ा उठाया है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी कुछ और बातें हो जाए हमारी टॉप स्टोरी, बिल्कुल बात करेंगे। टॉप स्टोरी में भी शामिल है, और आपको पता है अभी हमने अपडेट भी दी थी केसेस की समाअत और केसेस के अंबार की बात करें तो अभी राइट नाउ एज वी स्पीक साबिक वज़ीर आला पंजाब और हमजा शहबाज की एक समाअत चल रही है लाहौर की एहतसाब अदालत में। बिल्कुल दिखा रहे हैं हम कुछ। हाँ नहीं, वो नहीं दिखा रहे, लेकिन अभी एक कुछ और इसी सिलसिले में हम बिल्कुल जी, आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत के खिलाफ मुकदमात का अंबार ऑपोजिशन को इत्तेहाद की जानिब धकेल रहा है, और मिसाल हती पॉलिसी वाले शहबाज शरीफ की भी लगता है चलने वाली नहीं। गुज़िश्ता रोज़ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर जाली अकाउंट्स केस में पहली मरतबा एहतसाब अदालत के सामने पेश हुए, और इस मौके पर किरण और नौरीन नामी 2 मुल्ज़िम खवातीन ने गवाह बनने की दरख्वास्त कर दी। जाली अकाउंट्स केस में नैब ने ओमनी ग्रुप के सीईओ अब्दुल गनी मजीद और दीगर के खिलाफ बदउनवानी का रेफरेंस दायर कर दिया। शायद यही वजूहात हैं जो जरदारी साहब को साथ ले जा रही हैं। अब वो वक्त आ गया है दोस्तों और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कि हम कूच करें और इस्लामाबाद पे चलें और इनको उतारें, वहाँ से निकालें इस्लामाबाद से। उसके अलावा कोई तरीका नहीं है, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे मैं जेल में हूँ या मैं बाहर हूँ, इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकाल के रहेगी। अब इनको हम टाइम नहीं दे सकते। हम रोडों पर ही लेटे रहेंगे, बिस्तरों में वहीं बैठे रहेंगे, इनको निकाल के फिर वापस आएंगे। ये हमारा आपसे वायदा है। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने 17 अप्रैल तक नैब को हमजा शहबाज की गिरफ्तारी से रोक दिया, लेकिन नैब ने शुगर डीलर मोहम्मद मुश्ताक की गिरफ्तारी को शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के खिलाफ केस में अहम पेशरफ्त करार दिया है। इन हालात में मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत मुखालिफ तहरीक का ऐलान कर चुके हैं। वो आज मियाँ नवाज शरीफ से मिल भी रहे हैं, जिसके बारे में अभी हमजा शहबाज से सहाफ़ियों ने बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, सियासतदान आपस में मिलते रहते हैं। ये भी सुन लीजिए ज़रा। हमने इंतज़ार नहीं किया, हम मैदान में आ चुके हैं, और पब्लिक का जो रिस्पांस है, कम से कम सक्खर के लोग तो ये बात न करें, उन्होंने जो हमारे पब्लिक के रिस्पांस का ख़ुद मुशाहिदा किया है, यही हालत पूरे मुल्क में रही है। अब हम इस वक्त तक 10 मिलियन मार्च कर चुके हैं, 11वें और 12वें की तरफ जा रहे हैं, और जब पूरे मुल्क का राउंड हमारा मुकम्मल होगा तो फिर हम इस्लामाबाद का लॉकअप करेंगे। फिलहाल हुकूमत जरा भी परेशान नहीं, बल्कि मुखालफिन को इस्लामाबाद आने की दावत दे रही है। ये कौम आपको माफ नहीं करेगी। आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, पैसा वापस करें कौम का, फिर हम आपको छोड़ेंगे। उसके अलावा आपने ट्रेन मार्च करनी है। मैं तो बार बार दावत दे बैठा हूँ, कंटेनर हमारा तैयार है डी चौक के लिए, उधर आ जाए, धरना भी दे दे बेशक।
मौजूदा हालात में अपोजिशन इकट्ठी हो सकती है। अगर कोई मुश्तरका एहतजाजी तहरीक चलती है तो हुकूमत को थोड़ी या ज़्यादा बहरहाल परेशानी तो होगी ही। अब अपोजिशन का प्लान क्या है, यही हम जान लेते हैं। लीग नून के रहनुमा मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया मुशाहिदुल्लाह खान साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। मुस्लिम लीग नून के सभी बड़े नैब और दीगर मुकदमात में फंसे हैं, खास तौर पर शरीफ खानदान, लेकिन इसके बावजूद शहबाज शरीफ खामोश हैं। कोई मुस्तकबिल का प्लान नहीं दे रहे अभी तक। इसकी क्या वजह हो सकती है, क्या मजबूरी है? दूसरे लोगों ने भी तो दूसरे लोगों ने तो जेन्युइनली क्राइम किए हैं, हर तबका है फिक्र के लोगों ने, लेकिन उनको हमेशा नवाजा गया है। ये दुनिया में है, ये हज़ारों साल से हम देख रहे हैं। तो अगर वो मतलब के सी पैक करने की सज़ा में या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या उनकी पार्टी काट रही है, या मरियम ने काटी है 72 दिन जेल इस मुल्क के अवाम के मसाइल को हल करने के नतीजे में, तो ये माजी में भी होता रहा है, आज भी अगर हो रहा है तो इसको हमने पहले भी बर्दाश्त किया बड़ी खंदा पेशानी के साथ, आज भी बर्दाश्त कर रहे हैं, आइंदा भी बर्दाश्त करेंगे। लेकिन अपने बुनियादी मौक़िफ़ से, वो मौक़िफ़ क्या है कि आइन और क़ानून की बालादस्ती होनी चाहिए, जमहूरियत को पनपना चाहिए, और इस मुल्क में जो सिस्टम है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम, उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए और सिविलियन की बालादस्ती होनी चाहिए। चलिए हटेंगे। अच्छा मुशाहिदुल्लाह खान साहब, मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ मुकदमात हैं, पीपल्स पार्टी की क़यादत मुकदमात की ज़द में है। मौलाना साहब की बात करें तो वो इलेक्शन हारे हैं। ये सब जो वजूहात हैं ये ज़ात तक महदूद हैं इन सियासी लीडरान की या इनके रहनुमाओं की। तो क्या हुकूमत मुखालिफ मुहिम ऐसे एजेंडों पर चल सकती है कि अवामी इशूज़ को बुनियाद बनाना ज़्यादा मुनासिब नहीं है, सियासी पॉलिसी बेहतर होगी? हम मुकदमात की वजह से नहीं, हमारी सियासी जमातें बड़ी मैच्योर जमातें हैं, हम इस मुल्क के लोगों का एजेंडा लेके चल रहे हैं और हमारी कारकर्दगी इस बात का सबूत है। अगर ये 2013 में आती है मौजूदा ये जो कठपुतली हुकूमत है, तो ये तो उसी वक्त गिर जाते हैं कि जी हम क्या करें, ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, इस मुल्क में दहशत गर्दी है, हम क्या करें, कुछ भी। लेकिन हमने उन हालात में सब कुछ करके दिखाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने हमेशा फोकस अवाम के मसाइल को किया है। और आज भी अगर ये ठीक आ गए थे, कुछ भी था, हम इन्हें गिराना नहीं चाहते थे, ना अभी भी चाहते हैं, लेकिन अगर ये गवर्नेंस करते, अगर ये कम से कम पाकिस्तान के एजेंडे को आगे लेके चलते, गैर मुल्की एजेंडे को आगे न लेके चलते, तो हम कुछ अर्सा इंतज़ार कर लेते। लेकिन असल इशू ही अवाम का है कि अवाम जितनी तकलीफ़ में है, आज तक कभी इतनी तकलीफ़ में नहीं हुए। पाकिस्तान की मईशत जितनी दगरदूँ आज है, कभी भी नहीं हुई। जिस तेज़ी से कर्ज़े अब ये ले रहे हैं, कर्ज़ों पे बड़ी बातें करते थे माजी में कभी। जितनी करप्शन आजकल हो रही है वो सारी दुनिया के सामने है। जो BRT एक क्लासिकल मिसाल है इनकी पेशावर। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, फाइनल सवाल आपसे ये है कि आपके वसी सियासी तजुर्बे और नज़र में कब तक ये हो जाएगा कि अपोजिशन इकट्ठी होकर हुकूमत बदलने की नीयत कर ले, और फिर इसके बाद आपके ख्याल में कब तक ये हुकूमत ख़त्म भी हो सकती है? ईद के बाद अपोजिशन को भी खुल के कोई यानी कि लाएअमल तय करना पड़ेगा, और कोई ना कोई ऐसा यानी कि हिकमत अमली इख्तियार करनी पड़ेगी जिस हिकमत अमली को इख्तियार करने के नतीजे में अवाम जो हैं उनके साथ जो ज़्यादती हो रही हैं वो कम से कम रुक जाएं, और जो माजी में हुई हैं उसका अजाला हो। जैसे दवाइयों की कीमतें जिस तरह से बढ़ाई हैं इन्होंने, हर किस्म की महंगाई बढ़ चुकी है, रोज़े आ रहे हैं, लोड शेडिंग शुरू हो गई है, मतलब कि हर तरफ मतलब कि तबाही और बर्बादी का समय है। तो आवाम को तो बचाना है इससे, और बचाने के लिए हम देखेंगे थोड़ा अर्सा और मैं ये समझता हूँ कि जैसे ये रमज़ान ख़त्म होगा तो मेरा तजर्बा ये कहता है कि ये फिर अपोजिशन को भी एक वाज़ेह लाएअमल इख्तियार करना पड़ेगा, और हुकूमत तो अपोजिशन कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुशाहिदुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद थे। वो कहते हैं हुकूमत और अपोजिशन ही का काम कर रही है, और रमज़ान के बाद प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आवाम जो हैं वो ज़रा बाहर सड़कों पर हमें नज़र आएंगे। लेट्स सी रमज़ान के बाद क्या होता है। और राइट, एटलीस्ट रमज़ान तो अच्छा गुजर जाएगा, बिल्कुल ठीक ठाक और अमन से। अच्छा जी, रमज़ान बगैर लोड शेडिंग के भी गुजर जाए। ये आप सब्लिमिनल वो सजेशन और मैसेज दे रहे हैं ना, ये एक वो होती है, एक हम कुछ बातें कर लेते हैं और उसमें हम कोशिश करते हैं कि हमारी पावर ऑफ सजेशन ऐसी ज़बरदस्त किस्म की हो कि ऐसे काम हो भी जाएं। अच्छा, आपको एक पैकेज दिखाना है, एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। आपको पता है ना, चाय जो होती है वो बड़ी किस्मों की चाय होती है, जिस तरह इस वक्त आप जैसे चाय पी रहे हैं, मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ।
हम ज़रा कॉफ़ी ड्रिंकर्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली बड़ी बड़ी किस्मों की चाय अब तो बन गई। अब तो रास्पबेरी फ्लेवर और फ्रूट फ्लेवर चाय भी है, लेकिन एक है आमंड टी। तो क्या इसमें आमंड मिल्क होता है या कुछ और? यही जायका तो होता हमने है? दिखा, मतलब अभी बता दें ज़रा, ये देखें। देख लेते। कौमी शाहराह पर कराची से लेकर पेशावर तक मुख्तलिफ होटलों पर एक से बढ़कर एक खाने पीने की अशिया मौजूद होती हैं, मगर जो बात गंबट में बादाम वाली चाय में है वो किसी और में नहीं। खालिश दूध, स्पेशल पत्ती और लकड़ी जलाकर पकाई जाने वाली चाय पर जब बादाम डाले जाते हैं तो इसका मज़ा ही दोबाला हो जाता है। कराची से आ रहा हूँ, साहिवाल जा रहा हूँ, और ये बादाम वाली चाय जो है यहाँ पे बहुत मशहूर है, और जब भी आते हैं इंशाल्लाह चाय पी के जाते हैं। हैदराबाद से आए हैं, इधर से गुजर रहा था, बादाम वाली चाय बहुत अच्छी है। हम जब भी जाता है तो इधर से चाय बहुत अच्छी है, पी के जाता है। जब भी आते हैं तो ये चाय पीते हैं और हमारी थकन दूर हो जाती है। बादाम वाली चाय पीकर मुसाफिरों की सफ़र की थकन दूर हो जाती है और लोग ताज़ा दम होकर दोबारा से सफ़र का आगाज़ करते हैं। खास तरीके से चाय बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे बादाम डालते हैं चाय के अंदर और स्पेशल चाय यानी बनाते हैं, तो दूर से लोग आते हैं यहाँ पे चाय पीने के। दूध हमारा स्पेशल है, इसीलिए हमारी चाय स्पेशल बनती है, बादाम वाली चाय होती है। ये लकड़ी वाली चाय इसीलिए जायका होता है चाय का। मौसम सर्द हो या गर्म, यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिर बादाम वाली चाय पीना नहीं भूलते। कैमरामैन उसामा तलत के साथ चौधरी मोहम्मद इरशाद, जियो न्यूज़, गंबट। बेसिकली बादाम की गार्निशिंग है। हाँ, और बादाम ऊपर वो स्लाइस हुए हुए। मुझे वैसे वो स्लाइस बादाम बहुत पसंद है। मगर आप कश्मीरी चाय में यूजुअली आपको पता है मेवा और ये सब कुछ पिस्ता और बादाम पड़ते हैं, लेकिन ये नॉर्मल चाय में बादाम भी नेवर ट्राइड इट। आई गेस हमें ट्राई करना चाहिए। आई लव बादाम, सो ऑन एनीथिंग इट्स गुड। ब्रेक ले लेते हैं और कोशिश करते हैं कि कहीं से बादाम मंगवाए जाए। कॉफी में डाल लें आपने? क्यों भाई, क्या हो गया, चाय नहीं बन सकती? We have to move on. I wish we could talk more about that. लेकिन एक और खबर जिसके बारे में हम कुछ दिनों से बातें कर रहे हैं, जब से मैट्रिक के इम्तिहानात जो है वो शुरू हुए, और इसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है ना, बात चीजें होती हैं जब आपका दिल करता है कि आपने सर लेके सामने दीवार जो भी आपको करीब तरीन नजर आ रही हो वहां पे जाके मार दें। लेकिन कीजिएगा नहीं। हाँ। ये सिर्फ हम एक कैफियत बता रहे हैं, क्योंकि अभी आप सुन लें तो आपको समझ आ जाएगी कि सक्कर के मैट्रिक 10th ग्रेड के इम्तिहानात में नकल हम नहीं रुकवा सकते, फौज आकर रुकवाए। जरा अंदाजा आप कर लें सिंध हुकूमत के लिए इसमें रोना चाहिए या 1 मिनट की खामोशी तो पता नहीं, मतलब मुझे तो अब वो सर वाली वो अच्छी लग रही है आपकी बात। एनीवे जी, सक्कर के कमिश्नर की दुहाई से ज्यादा शर्मिंदगी की बात और क्या होगी, आप खुद ही अंदाजा कर लें। महकमा तालीम सिंध और इंतजामिया नकल रोकने में बेबस हो गई है, और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि कमिश्नर सक्कर ने इम्तिहानात फौज की निगरानी में कराने की सिफारिश कर दी है। सिफारिशात में इम्तिहानी हॉल में CCTV कैमरास लगाने की भी दरख्वास्त की गई है। सिंध भर में इम्तिहानी मराकज़ पर नकल माफिया की यलगार और इंतजामिया की बेबसी के बाद कमिश्नर सक्कर को आखिर ये सिफारिश करना पड़ गई कि इम्तिहानात फौज की निगरानी में कराए जाएं। यहाँ 14-15 साल के लड़कों को संभालने की हम बात कर रहे हैं। कमिश्नर सक्कर ने इम्तिहानी मराकज़ के करीब मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करने और कमरा इम्तिहान में CCTV कैमरास लगाने के अलावा मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात लाने पर भी पाबंदी की दरख्वास्त की है। वैसे मोबाइल फ़ोन शुड नॉट बी अलाउड इन एजुकेशन हॉल्स एनीवे, और अगर होते थे तो हमें याद है वो ज़माना भी हम टेबल पर जाके सबमिट कर देते थे। एब्सोल्युटली, मतलब अजीब व गरीब किस्म की ये सिचुएशन है। बट एनीवे, कमिश्नर सक्कर रफ़ीक बुरेरो हमारे साथ हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है। बुरेरो साहब, सक्कर में नकल का रुझान बरसों पुराना है, हर मर्तबा दावे बहुत किए जाते हैं, लेकिन हालात में बेहतरी जो है वो बिल्कुल हमें नजर नहीं आ रही। ये नकल और पर्ची माफिया के पीछे कौन लोग हैं ये तो अपने अब तक पता कर लिया होगा, क्यों इन पर हाथ नहीं डाला जा सका? ये जो चीटिंग का इशू है या अनफेयर मीन्स के इस्तेमाल करने का इशू है एग्जाम्स में, बड़ा ऑर्गेनाइज्ड भी है और इट ऑपरेट्स लाइक माफिया। इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। वहाँ पे जो इन्विजिलेटर्स होते हैं, एग्जामिनर्स होते हैं, जबकि पूरा सिस्टम है, उनकी कोताहियाँ होती हैं जिसकी वजह से। थर्ड, सिक्योरिटी होती है, बाहर डिप्लॉयमेंट हमेशा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की होती है एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर से जब लोग नकल का सामान पहुंचा रहे होते हैं तो उनका फेलियर। और फेलियर ये भी होता है कि एग्जामिनी की जगह कोई और इंपर्सोनेट कर रहा हो उनको, या फिर एग्जाम पेपर ही ट्रांसपोर्ट हो जाए किसी और जगह पे हल हो रहा हो इंस्टेड ऑफ
being solved or being done in the examination hall. मुख्तलिफ लेयर्स हैं, मुख्तलिफ टीयर्स हैं ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस पूरे सिस्टम में कहीं एक भी जगह खराबी आ जाए तो इट डजंट वर्क वेल, और समहाउ यही हुआ है लास्ट एग्जाम में। दिस इज व्हाट आई हैव। मुरीरो साहब, आप समझते हैं कि इम्तिहानी मराकज़ पर फ़ौज की तैनाती, आपने एक तवील फहरिस्त बताई है कि किस तरह से ये आप समझते हैं सूरत हाल हाथ से निकल गई है, लेकिन बस फ़ौज ही तैनात की जाए यही वाहिद हल है? इतने हतमी नतीजे पर सर कैसे पहुँच गया? मैंने फकत फौज की तैनाती नहीं, मैंने एक मल्टी प्रांग स्ट्रेटेजी पॉलिसी के लिए सजेस्ट की है, जिसमें ये है कि हमने देखा है कि स्टूडेंट्स या एग्जामिनीज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, ताकि पहले तो उनको बंद कर दीजिए। दे शुड नॉट ब्रिंग देयर मोबाइल फोन्स, आईपैड्स, लैपटॉप्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जिसको वो पॉसिबली यूज कर सकते हैं फॉर चीटिंग और मदद के लिए, एक्सेप्ट कैलकुलेटर्स जो सर्टेन कैटेगरी ऑफ कैलकुलेटर्स अलाउ होती है। दूसरा ये है कि अगर somebody sneaks in that mobile तो वो it should not be functioning, यानी उसके इलेक्ट्रॉनिक या टेक्स्ट सिग्नल्स, वाईफाई सिग्नल्स उस तक न पहुँचे। तो लोकल हम तैनात जिस तरह मुख्तलिफ दहशतगर्दी के ख़तरे के तनाजुर में हम सिग्नल्स बंद कर देते हैं मोबाइल सर्विसेज, तो वहाँ स्पेसिफाइड लोकेशंस पे फॉर सर्टेन आवर्स 3 घंटे का गेम होता है, हम स्विच ऑफ कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशंस। थर्डली ये कहा है कि जैमर्स भी होते हैं जो मोबाइल फोन के सिग्नल्स को जैम कर देते हैं, और इसके साथ अगर हम पेट्रोलिंग करवा लें लाइक सिविलियन आर्म्ड फोर्सेस से, दैट कैन बी हेल्पफुल। बहुत शुक्रिया रफीक बुरेजा साहब, हमसे बात कर रहे थे। मुझे लगी है जो वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं, मतलब इतनी ढिठाई के यहाँ कैमरास आए हुए हैं और बच्चे फोन खोल के बैठे हुए हैं। इलेक्शन सर पर हो और आप कैंपेन चला रहे हो और इलेक्शन में आपने खड़े होना हो तो आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, जैसे कि आपको पता है कि भारत में अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया में इस वक्त इंतहाई जो है वो इंतखाबी मुहिम जो है वो जोरों शोर से शुरू हुई है, और उनके बिल्कुल कब है, बल्कि नेक्स्ट वीकेंड से स्टार्ट हो रहे हैं, मई में, नेक्स्ट मंथ। अच्छा जी, तो बॉलीवुड के कई सितारे जो हैं वो भी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, और जिनमें हेमा मालिनी द ड्रीम गर्ल वो भी शामिल हैं। और बॉलीवुड अदाकारा हेमा मालिनी आजकल अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है वो चला रही है, लेकिन उनकी कैंपेन जो है वो सख्त किस्म की तनकीद की नज़र में आई हुई है, बिकॉज ये जो सारी तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये फोटो ऑप्स हैं। तो ये लगता ये है, और शायद हेमा मालिनी ये दिखाना भी चाह रही हैं कि वो बड़ा गई और देहात में, गांव में जाके उन्होंने लोगों के प्रॉब्लम्स जो हैं वो समझी हैं, जाके उनकी मदद की है। लेकिन ये सारी जैसे शूटिंग नहीं हो रही होती है, उस तरह चीज़ें हुई हैं, लोगों को खड़ा करके उनके साथ तस्वीरें खिंचवा के ये पूरा तासुर दिया गया है कि शी इज एक्चुअली वेरी मच इन्वॉल्व्ड whereas she isn't with the common man और with the common public। उन्होंने इस बारे में बात भी की है, इस पे बहुत सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग हुई, तो उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि भाई मुंबई में जहाँ वो रहती हैं ये सब कुछ नहीं होता, ना ट्यूबवेल होता है, ना खेत होते हैं, ना ट्रैक्टर होता है, तो अगर वो गई हैं और वहाँ बैठ के उन्होंने पोज दे के तस्वीर खिंचवाई है तो इसमें क्या ही बुरी बात। तो एग्जैक्टली उन्होंने इस बात को जस्टिफाई कर दिया कि भाई हम अदाकार हैं, हम तो यही करते हैं एनीवे। तो ये आपको दिखाना था, मतलब सिंसियरिटी आप जरा चेक करें इनकी। गुड मॉर्निंग वंस अगेन जो लोग हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं, और वेलकम टू ऑल दोस्त जो कि हमें YouTube पे ऑनलाइन देख रहे हैं। हमने कल फैसला किया था कि हम प्रोग्राम में एटलीस्ट 1 या 2 दफा आप लोगों को जरूर मेंशन करेंगे, सो दैट यू गाइस डोंट फील लेफ्ट आउट। थैंक यू सो मच एग्जैक्टली फॉर वाचिंग अस। क्योंकि वो बड़ी एफर्ट करके आपको लगानी पड़ती है और आपको साथ देना पड़ता है। आपको वैसे मैं एक बात बताऊं अबाउट द एफर्ट बिट, कि अब लोगों को ज्यादा कन्वीनियंट लगता है, बिकॉज़ द यंगर जनरेशन इज ऑनलाइन ऑलवेज, तो उनके लिए आसान है रादर देन स्विचिंग ऑन द टीवी। अब टीवी बड़ी शेयरिंग हो जाती है, पूरी फैमिली साथ बैठी होती है, और वो जो कॉन्सेप्ट है ना कि अगर आप घर में हैं तो हमें देख रहे हैं, अब वो वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। तो अब आप कहीं भी हैं तो हमें देख रहे हैं, बिकॉज यू कैन ऑलवेज वॉच अस ऑनलाइन। हम शुरू कर देते हैं इस घंटे की टॉप स्टोरीज। दवाओं की कीमतों में 40 साला रिकॉर्ड इजाफे ने अवाम के होश उड़ा दिए। गरीब आदमी रोटी खाए या इलाज करवाए, महंगी दवाएं भी पिछली हुकूमत के खाते में डालना समझ से बालातर है।
कराची में 3 मजदूर फैक्ट्री के गड़े में जिंदा दफन हो गए। मजदूर के हकूक की बातें तो बहुत होती हैं लेकिन अमल नजर नहीं आता। मजदूर का मुआवजा तो वैसे ही कम है, जान भी महफूज नहीं। और पटियाला खानदान के एक और चश्मो चिराग सादत शफकत अली खान ने मौसीकी की दुनिया में पहली मगर जबरदस्त सुरीली एंट्री दी है। भाई जबरदस्त, ये नौजवान तो खासा सुरीला लगा। हाँ, ये मुझे अच्छा लग रहा है। और आपको पता है ना, वो आई एम सॉरी टू से लेकिन व्हेन द होल इट्स अ पैकेज डील और समथिंग, सो यू लुक गुड, यू सिंग वेल, तो फिर जरा ज्यादा आपकी गेम अप हो जाती है। हाँ, शोहरत में आप जल्दी पहुंचते हैं। सो एनीवे वी विल शो यू दैट इन जस्ट अ बिट। लेकिन पिछले घंटे से हम आपको बता रहे हैं कि मैं अब्दुल्ला गए थे फेयर हॉल और हमने वहाँ जो चीज़ें नोटिस की वो हमें ज़रा ऑब्वियसली दुख हुआ, बिकॉज ये बाहर से देखते हैं इट्स एन आइकॉनिक मॉन्यूमेंट ऑफ कराची और कराची की पहचान है। वो बड़ा खूबसूरत लगता है, ऐसा लगता है कि ये बड़ा वेल मेंटेन्ड है, लेकिन करीब जाएं तो फिर आपको नजर आता है कि एक्चुअली इट नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क। तो ये लॉट ऑफ वर्क का जब जिक्र कर रहे हैं तो आपको बताएं कि कराची की कुछ बड़ी समाजी शख्सियात हैं और उन्होंने अपने आप को एक नाम दिया है द गार्डियन ट्रस्ट। तो उन्होंने ये बीड़ा उठा लिया है कि हम फेयर हॉल को और उसके इर्द गिर्द जो सारे बाग हैं उसको हम बिल्कुल अपलिफ्ट करेंगे और उसकी मैं पास्ट ग्लोरी तो नहीं कहूंगी, एक्चुअली दे विल ब्रिंग इट इनटू करीब तरीन लाने की कोशिश करेंगे। क्या इसमें और भी इमारतें शामिल हैं? एनीवे गार्डियन ट्रस्ट के चेयरमैन शाहिद फिरोज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फिर एक और इसी ट्रस्ट के मेंबर हमारे साथ स्टूडियोज में तशरीफ फरमा है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। शाहिद साहब आपको खुशामदीद कहेंगे। ये बता दीजिए, अब आप लोगों ने जिम्मा लिया है, फेयर हॉल का इंतखाब कैसे हुआ? सबसे पहले तो ये बताइए। बदकिस्मती से कराची में ना हमने हेरिटेज को वैल्यू किया है और ना हमने पब्लिक स्पेसेस को वैल्यू किया है। ये वाहिद एक पार्क है जो बच गया है और जिसमें एक इतनी आइकॉनिक बिल्डिंग भी मौजूद है। उसको अगर इस वक्त हम और हमारे दोस्त अहबाब मिल के किसी तरीके से रेस्क्यू नहीं करेंगे तो फिर इट विल बी एन इर्रिपेरेबल डैमेज एंड वी विल नेवर बी एबल टू फॉरगिव आवरसेल्व्स फॉर व्हाट वी परमिटेड। तो इसलिए हमने कहा कि इसको अब हम लोग मिल के और रेस्क्यू करें। और लकीली ये एक ऐसी जगह पर लोकेटेड है विच इज़ अ ट्रिमेंडस हेरिटेज एनक्लेव। अगर आप देखें वहाँ एक साइड पे सिंध क्लब है, दूसरी साइड पे जापानीज़ कॉन्सुलेट है, तीसरी साइड पे यूएस कॉन्सल जनरल की रेजिडेंस है, पहले अमेरिकन एम्बेसी हुआ करती थी, स्टेट गेस्ट हाउस है। तो ये एक जगह है जहाँ पे हम शोकेस कर सकते हैं व्हाट गुड इंटेंशन पीपल कैन डू फॉर द सिटी एंड हाउ सिविक कोलैबोरेशन विद द सिटी गवर्नमेंट कैन प्रोड्यूस रिजल्ट्स। शाहिद फिरोज साहब, ये भी बताइएगा कि आपका ट्रस्ट क्या फेयर हॉल के अलावा भी दीगर तारीखी इमारतें जो हैं कराची की उनकी बहाली का सोच रहा है? इतने इसके अंदर सीवियर किस्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस डाल दिए गए हैं इस एग्रीमेंट में कि कभी भी हम लोग ना भी हों तो जो भी हमारे सक्सेसर्स हों वो इसको कभी अब्यूज़ ना कर सकें या मिसयूज़ ना कर सकें। ना इस जगह पे कोई कल को शादी हॉल बन सकें, ना इस जगह पे कोई अननेसेसरी प्राइवेट फंक्शंस हो सकें, ना इस जगह पे ऐसी चीज़ें जो दैट डू नॉट बिफिट एन आइकॉनिक प्लेस लाइक फेयर हॉल वो हो सकें। तो वो एग्रीमेंट के तहत अब हम लोग इसको लेकर आगे चल रहे हैं एंड इंशाल्लाह वी हैव मेड सम फिनोमिनल प्लान्स ऑफ हाउ वी विल बी स्पेंडिंग ऑलमोस्ट $1 billion इन टर्म्स ऑफ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मिंग दिस प्लेस, बोथ in terms of making it user friendly आजकल के ज़माने से and also restoring it, complying with all the heritage standards that globally apply. Complying with all the heritage standards। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद फिरोज साहब, आपने वक्त दिया। अब हम खुशामदीद कहेंगे गार्डियन ट्रस्ट के एक और मौजूद मेंबर जमील यूसुफ साहब ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। जमील साहब, बहुत शुक्रिया। जमील साहब, अब ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करना या इसे ठीक करना बड़ा मुश्किल काम है और बड़ा टाइम कंज्यूमिंग काम भी है, तो इसके लिए बाहर से कुछ लोग आएंगे क्या? व्हाट इज़ द प्लान ऑफ एक्शन अब आप लोगों का? नहीं, आप हमें जो ज़्यादा खुशी वो ये है कि हमने NAD यूनिवर्सिटी के जो आर्किटेक्चरल स्टाफ है, जो हेरिटेज एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने इस पर बहुत काम किया है पहले, और वो अपनी पूरी फैक्ट्री अनिला हैं ओके जो लीड करती हैं और इसमें ज्वाइन इन किया, हमने उनको इनकॉर्पोरेट किया। तो उनका एक स्टडी प्रोग्राम भी बनेगा ओके, और वो साथ ही साथ चलेंगे। तो वो NAD यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी हेरिटेज का जो उन्होंने इतनी मेहनत की, उन्होंने बहुत मेहनत की, ड्राइंग्स सब डग आउट, बड़ी
हिस्टोरिकल चीज़ें जो हैं इनकी काफ़ी सारी चीज़ें तो निकल गई हैं, चोरी हो गई हैं। छोटी छोटी ब्यूटीफुल आर्टिफैक्ट्स जो लगी हुई होती हैं फाउंटेन पे और बैठने की जगह पे, वो सब गायब हो गई हैं। तो ये हमारी यावर जिलानी साहब आर्किटेक्ट हैं जो लीडिंग माशाल्लाह आर्किटेक्ट हैं कराची आर्ट कॉप के। उनका ख्याल था कि हम NED यूनिवर्सिटी के बच्चों को साथ में लेके चलें, तो एक एजुकेशन प्रोग्राम भी हो जाएगा और फ्यूचर के लिए एक सस्टेनेबिलिटी के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। जबरदस्त एक ओनरशिप आ जाती है ना नेक्स्ट जनरेशन हम को। बच्चों को यूज़ नहीं करते हैं। जब मैं KPT के बोर्ड में था तब मैंने बनाया था सैंडस्पिट हाउस को डेवलप करने के लिए और इंडो वैली स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के बच्चों को प्रोग्राम दिया था और उन्होंने पूरा बीच को डेवलपमेंट, हमें बाहर की कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती। आजकल के ज़माने में माशाल्लाह बाहर वालों ने अपनी हिस्ट्री और चीज़ें जिधर जिधर बनाई हैं, चाहे कराची में बनाई हैं, आपको उनकी लाइब्रेरी में सब मिल जाएगा। तो बेसिकली वी नीड टू टेक ओनरशिप और हमने अपनी चीज़ों को खुद करना है। लेकिन आपसे जमील यूसुफ साहब हम पूछना चाहते हैं बिकॉज ऑब्वियसली अब हमें पता चल गया कि नाउ गुड हैंड्स आर ऑन इट और कुछ होने वाला है, तो टाइम फ्रेम क्या आपने अपने आप को कोई टाइम फ्रेम दिया है कि कब तक ये होगा या क्या सोचा है इस बारे में? नहीं, इसका तो टाइम फ्रेम बिल्कुल असर्टन कर ही नहीं सकते बिकॉज इन डेप्थ स्टडी अभी जो शुरू होगी कि क्या चेंजेस करने एंड ऑल दैट। बट जो हमने पहले टास्क लिया है वो ये लिया है कि हमारे मेंबर जो हैं दुरिया काजी, बड़ी शी इज़ वेरी गुड हॉर्टिकल्चरिस्ट एंड ऑल दैट, वो खुद आके दरख्तों को ट्रिमिंग करके बिल्कुल जंगली की तरह उग रहे हैं वो, एक लाइक ए जंगल। हम बेंचेस चेंज कर रहे हैं, बेंचेस लॉन्ग टर्म डाल रहे हैं कि आइंदा 100-150 साल तक भी आपको उसमें बेंचेस का क्वालिटी रहे, मसला ना हो। वो इमीडिएटली परसों लगना शुरू हो जाएंगे। ये काम है जो फौरन हो सकते हैं लेकिन अंदर का काम जाहिर है बहुत मुश्किल काम है। एक्चुअली हम चाह रहे हैं लोगों को पहले अट्रैक्ट करने, तो बगीचा भी कोई नहीं यूज करता एक्चुअली। यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है सीवरेज का, वो बंद पड़ा हुआ है, खराब है। हम नए नए पार्क्स में बिलियंस खर्चा करना शुरू कर देते हैं। जो हमारी हिस्टोरिकल साइट्स हैं, ब्यूटीफुल पार्क्स हैं, जैसे एम्प्रेस मार्केट का आपने हशर देखा। अच्छा, लेकिन हम भी वो वन टाइम बिलियंस लगाएंगे, उसके बाद उसकी टेक केयर नहीं करेंगे, तो फंड रेजिंग वगैरह ऑब्वियसली इट्स अ मेगा प्रोजेक्ट, तो इसका क्या सोचा है कि किस तरह होना है ये? तो ये हमने जैसे बेंचेस लगाए हैं तो हम उनके स्पॉन्सर्स ढूंढ रहे हैं, डोनेटेड बाय ईच बेंच। हर आदमी चाहता है छोटे से छोटा कंट्रीब्यूट करने के लिए बड़े से बड़ा कंट्रीब्यूट करने के लिए। हम टारगेट हर वक्त करते हैं बड़े लोगों को कि 25 करोड़ दे दें, 10 करोड़ दे दें, 5। नो, ये बेंचेस हैं जस्ट ₹1,00,000 ईच, तो अडॉप्ट कर लेंगे आप 25,000, 50,000। सबका जारिया भी है, कोई बैठेगा, जारिया भी मिलेगा और सबको ओनरशिप मिलेगी। इसी आपको लोगों को पुल करना है उधर ओनरशिप के लिए। जैसे स्टूडेंट्स को पुल अप किया आपने, उनको फेथ आना चाहिए अपने कंट्री के अंदर। Absolutely, and this is a great, by the way, idea. We must say कि ओनरशिप वाली बात, क्योंकि यंगस्टर्स वो प्राइड नहीं फील करते हैं एक्चुअली अपने हेरिटेज में, जो कि उनको इनकलकेट करेंगे ना तो बेहतरीन हो जाएगा। आपने इंट्रोडक्शन में इतनी ब्यूटीफुल बात की कि हम बाहर जाते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं इन चीजों को देखने, पैसे देते हैं। एब्सोल्युटली। और अगर आप फास्ट ट्रैक में लेते हैं तो डबल पैसे देते हैं जल्दी अंदर। एब्सोल्युटली। जमील यूसुफ साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग एंड द गार्डियन ट्रस्ट एज वेल, और इंशाल्लाह और भी बड़ी इमारतें हैं, बड़े कोने कोने हैं कराची के। सदर भरा पड़ा है सर। फेयर हॉल जो बनाया था ब्रिटिश ने, आपको हैरत होगी, it was supposed to be the star of Asia. सबसे एक्सपेंसिव बिल्डिंग थी ये कराची की और सिर्फ 1,80,000 में बनी थी। Sir, thank you. Thank you so much, sir, for coming here and doing what you are doing. It comes back to its glory times. जल्दी से जी आपको कुछ बताना है और आपको बताएं कि दवाओं की कीमतों में इजाफे ने आवाम की चीखें निकाल दी हैं और हुकूमत कह रही है कि ये भी पिछली हुकूमत का किया धरा है। ना करें। जी, अंदाजा करें आप, दवाएं सस्ती कैसे होंगी अब ये समझ नहीं आ रहा। और वफाकी वजीर सेहत आमिर कियानी का कहना है कि अद्वियात की कीमतों में डॉलर महंगा होने से 19% इजाफा हुआ है। हालांकि बाज़ अद्वियात ऐसी हैं जिनकी कीमतों में कहीं ज़्यादा इजाफा हुआ है और ये सिलसिला अब तक जारी है। वज़ीर सेहत का मौक़िफ़ है कि ड्रग पॉलिसी गुज़िश्ता हुकूमत में मंजूर हुई और डॉलर की कीमत बढ़ने से कीमत में इजाफा हुआ। अब सुन लें। इम्पोर्टेड है, अब इम्पोर्ट होगी जब चीज़, डॉलर का इम्पैक्ट आता है और डॉलर रेगुलरली बढ़ता गया और इस बार जो इम्पैक्ट आया सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव थे उसके मुताबिक अमल दरामद किया। ये पॉलिसी जो 2018 मई में हुई, ये अब्बासी साहब की सेकंड लास्ट कैबिनेट में थी, इसका अप्रूवल हुआ। उसके नीचे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स लगे हैं जिन्होंने हमें इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कहा गया कि जी इम्प्लीमेंट करें। वो ऑर्डर्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो ये ऑर्डर्स लगे हुए हैं
वज़ीर सेहत ने कहा कि 37 कंपनियों की पैदावार रोकी है, इन्हें जुर्माने भी किए हैं और इनके खिलाफ केसेस भी बनाए हैं, अदालत में भी जाएंगे। इन कंपनियों ने खुद ही फार्मूला बनाकर अद्वियात को महंगा किया। जिन कंपनियों ने रियासत की अमलदारी को चैलेंज किया है उनके खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन जाहिद सईद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, आपने वक्त दिया। जाहिद साहब, वफाकी वज़ीर का कहना है कि अद्वियात की कीमतों में इजाफे का फैसला गुज़श्ता हुकूमत का था। क्या आप तस्दीक कर सकते हैं इस बात की, वाकई ये पॉलिसी गुज़श्ता हुकूमत की है? देखें, ये साल की जद्दोजहद है और 11 साल तक 2002 से लेकर और 2013 तक कोई प्राइस इंक्रीज़ नहीं दी गई। उसके बाद पहली पॉलिसी 2015 में बनी और ये जो आखिरी पॉलिसी है 2018 में। और जाहिर है कि ये दोनों अदवार 15 की पॉलिसी भी और 18 की, ये पिछली हुकूमत जो मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और शाहिद खाकान साहब की हुकूमत के अंदर ये पॉलिसी बनी। इसको सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स किया, इस पॉलिसी को उन्होंने कंफर्म किया और उन्होंने डायरेक्टिव दी हुकूमत को कि वो इसके मुताबिक कीमतों का तयन करें। आपको मालूम है कि इस दौरान फिर इंटरिम हुकूमत आ गई और इंटरिम हुकूमत डे टू डे अफेयर्स देखती है, वो पॉलिसी डिसीजंस नहीं करती, लिहाजा ये फ़ैसला डिले होता गया और बिल आखिर कहीं जाके नवंबर के अंदर इसकी मंजूरी जो है वो दी गई ट्रैप की तरफ से और वफाकी काबीना की तरफ से और हेल्थ टास्क फोर्स जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बनाई हुई है स्पेशल, उसकी तरफ से, और 31 दिसंबर को इसका इजरा हो सका। तो हम ये कह सकते हैं कि पिछले पूरे एक साल के अंदर जब ये कार्रवाई हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक तो 3 हुकूमतों ने हाथ तब्दील किए हैं, तो जाहिर है कि जो काम शुरू उस वक्त हुआ था उसका कामयाबी हुआ है। राइट जाहिद साहब, एक चीज़ ये भी देखी गई है कि दवाओं की कीमत में इजाफा एक बार नहीं हुआ बल्कि गुज़िश्ता 4-5 माह में बार बार इजाफा हुआ है। तो क्या हर महीने अद्वियात की कीमतों का तयन किया जा रहा है और अवाम को मुकम्मल आगाही क्यों नहीं दी जा रही? एस्प्रिन की गोली आज हम कहते हैं कि 100 रुपये का डब्बा 150 का हो गया है, तो वो 100 गोलियों का डब्बा है, वो कोई 10 गोलियों का डब्बा नहीं है। अगर हम पैरासीटामोल को कहते हैं कि वो 100 का पैकेट 150 का हो गया है तो परसेंटेज बताने में ये 50% की इजाफा नज़र आने लगता है हमें। लेकिन आप ख़ुद बताएं मुझे कि पूरी जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं, GMP हैं, गुड लेबॉर्ट्री प्रैक्टिसेस हैं, ज़बरदस्त किस्म की टेक्निक इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, उसके साथ क्या 1.5 रुपये की पाकिस्तान में क्या चीज़ मिलती है? 1.5 रुपये का तो अब सिक्का और नोट भी नहीं पाया जाता। तो इसलिए ये तासुर इसलिए गलत हो जाता है कि क्योंकि ये प्रोडक्ट्स जो हैं 100, अगर आप उस लिस्ट को उठा के देखें SRO 1610 की, 100 इंजेक्शंस, 50 इंजेक्शंस, 100 टैबलेट्स, 200 टैबलेट्स, इस तरह के पैक्स हैं। लेकिन जब हम उसका पैक को बताते हैं और ये नहीं बताते साइज़ इतना है, तो जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट है बेसिकली, अगर 10 टैबलेट की 15 रुपये है पैरासीटामोल के, तो जाहिर है कि एक पैकेट जो है, एक पत्ता जो है वो एक दिन में तो कोई नहीं खाता, 3-4 दिन के अंदर उसका इस्तेमाल होता है। तो 15 रुपये का पत्ता अगर इस्तेमाल होता है तो मेरा ख्याल है इसको राइट पर्सपेक्टिव में बात करने की ज़रूरत है ना। पिछले 5 महीने में प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं। 31 दिसंबर को पहला नोटिफिकेशन आया और SRO 34 जो डॉलर के डिवैल्यूएशन की वजह से आया और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक आया, वो आया है 10 जनवरी 2019 को। ये 2 SROs हैं, इनके अलावा पिछले पूरे 1 साल के अंदर कोई नहीं हुई। ठीक है, ये बता दीजिएगा लास्टली जाहिद साहब के अब इस वक्त जिस सतह पर अद्वियात की कीमतें आ गई हैं, गरीब आदमी तो पिस कर रह गया है, इसकी पहुंच से आहिस्ता आहिस्ता निकल भी गई हैं, निकल भी रही हैं। इन्हें नीचे लाने का कोई हल है क्या? हुकूमत को कोई सब्सिडी देनी होगी तो कुछ अद्वियात की कीमतें कम हो सकती हैं? इसमें कम करने का मैं आपको क्या ज़रिया बताऊँ? या तो डॉलर की कीमत हमें आप 100 रुपये में डॉलर देना शुरू कर दें तो हम उसी कीमत पर वापस चले जाते हैं जहाँ पर हम पहले थे, हम इजाफा नहीं मांगते। या आप बिजली की कीमत वही कर दें, या आप गैस की कीमत वही कर दें, या आप ह्यूमन रिसोर्स की कीमत वही कर दें, या आप फाइनेंशियल कॉस्ट वही कर दें। ज़ाहिर है ये मुमकिनात में से नहीं है। इसलिए जो हुकूमत की जो पॉलिसी है, जो कल हमारे वफाकी वज़ीर साहब ने भी जिसका ऐलान किया है कि वो 3 करोड़ के करीब जो है वो तकरीबन हेल्थ कार्ड्स बांटने जा रहे हैं, जिसमें 7,20,000 रुपये का इंश्योरेंस कवर मिलता है हमारे लोअर मिडिल क्लास तबके को। तो मेरा ख्याल है कि ये वो हल है जिसकी तरफ हुकूमत जा रही है और यही वायबल हल बनता है। आप इंडस्ट्री की प्राइसेस कर्व करेंगे तो वो जो असेंशियल मेडिसिन है और 2 रुपये वाली है वो गायब हो।
बहुत बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन जाहिद सईद हमसे बात कर रहे थे, लेकिन उम्मीद कुछ खास हमें नहीं है कि ये प्राइसेस जो हैं मेडिसिन अब आई वंडर ये हेल्थ कार्ड जो हैं, बाय द वे आप हमें लिख के बता सकते हैं कितने कामयाब हुए हैं? पहले भी बांटे गए थे, सेहत कार्ड बांटे गए थे, किस किस को मिला, क्या उससे वाकई को फ़ायदा हुआ? नहीं। लेकिन अभी हम आगे बढ़ेंगे और अहम मामला जो आपसे डिस्कस करना है। कराची में 3 मजदूर फैक्ट्री के गड्ढे में गिरकर जाँ बहक हो गए हैं। पुलिस कहती है एक मजदूर कीचड़ के गड्ढे में गिरा था, बाकी 2 इसे बचाने के लिए गिरे और जिंदा ना बच सके। ये बात भी सामने आई है कि फैक्ट्री में मुर्दा मछलियों से मुर्गियों की फीड तैयार की जाती थी। फैक्ट्री को सील करके पुलिस ने फैक्ट्री के मालिक को हिरासत में ले लिया है। पाकिस्तान में मजदूरों के हकूक़ के हवाले से सूरत हाल बहुत बुरी है। पिछले साल भी कराची के इलाके लानी में एक फैक्ट्री की भट्टी में गैस के धमाके से 6 अफराद की जान चली गई थी। शुरू में इसे बॉयलर फटने का धमाका बताया जा रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि हादसा इंतजामिया की गफलत और लापरवाही का नतीजा था। बात करेंगे पाकिस्तान की हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर एजुकेशन एंड रिसर्च के जॉइंट डायरेक्टर हैं जुल्फ़िकार शाह। उन्होंने हमें ज्वाइन किया। जुल्फ़िकार शाह साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि कराची की एक फैक्ट्री में जो ये सारा हुआ है हंगामा, हमने अभी सारी इसकी बात की है, तो मजदूरों के लिए काम की जगह पे कोई तहफ़्फ़ुज़ जिसकी कोई अब तक बायलॉज वगैरह हो जाने चाहिए थे, हमें नहीं लगता कि कुछ इस किस्म का हुआ है, तो हालात ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। जो हमें इसकी वजह नज़र आती है उसमें सबसे ज़्यादा है कि देखिए पाकिस्तान में ह्यूज लेबर फोर्स है, आपका 6.5 करोड़ का लेबर फोर्स है। अगर हम सिंध की बात करें तो 1 करोड़ 47 लाख का जो है लेबर फोर्स है, लेकिन कौन देखता है कि काम की जगह पे जो काम के हालात हैं वो कैसे हैं? तो जो लेबर इंस्पेक्शन का सिस्टम होना चाहिए वो यहाँ बेहतर सिस्टम नहीं है। जब हमने इस क्लिफ्टन के वाक़े को भी देखा तो हमें पता चला कि पूरे सिंध के अंदर जो है सिर्फ 22 इन हेल्थ एंड सेफ्टी के, और उनमें कोई एक भी इंस्पेक्टर ऐसा नहीं है जिसका बैकग्राउंड जो है वो इंजीनियरिंग का हो, सिविल इंजीनियरिंग का हो, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स को देख ले। इसी तरह से ओवरऑल हम फैक्ट्रीज के इंस्पेक्शन को भी देखते हैं तो तमाम मिला के सिंध के अंदर कोई 80 के करीब इंस्पेक्टर हैं। तो कहाँ आप देखें कि आपके पास जो है 1 करोड़ 47 लाख का लेबर फोर्स हो और 80 के लोगों के करीब आपके पास इंस्पेक्टर हैं, तो पूरा ब्रेक डाउन है आपके यहाँ लेबर इंस्पेक्शन सिस्टम का। और मेरे ख्याल में यही बड़ी वजह है कि आए दिन आपके यहाँ हादसा होते जाते हैं और आम गरीब मजदूर उसमें अपनी जान खो बैठते हैं और होता कुछ नहीं है, किसी को कोई सज़ा नहीं मिलती है, किसी का कोई एहतसाब नहीं होता है। आखिर में ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि उस मजदूर को जो है 5 लाख दे के जान छुड़वा जाए। शुक्रिया आपका जुल्फ़िकार शाह साहब, बहुत ही ट्रैजिक सूरत हाल है, किसी की कोई बासपुरस नहीं होती और किसी को कोई नहीं पकड़ता। लेबरर्स का ऑल ओवर द वर्ल्ड बुरा हाल है, मतलब कि सबसे कम मुआवजा इनको मिलता है और सबसे टफ इनकी जॉब होती है, और पाकिस्तान में तो हाल बहुत ही बुरा है। होपफुली कि चीज़ें बेहतर हों और जल्द बेहतर हों। We are going to catch you guys tomorrow, inshallah, same time, same place. Have a great day.